नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट हादसा टला। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब सऊदी अरब एयरलाइंस के विमान के पहिए से अचानक चिंगारी और धुआं निकलने लगा। जेद्दा से लौटे इस विमान में 242 हज यात्री सवार थे। ये घटना रविवार सुबह करीब 6:30 पर लैंडिंग के बाद टैक्सीवे पर हुई। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी, जिसके बाद फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फोम और पानी डालकर खतरा टाल दिया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली और बड़ा हादसा टल गया। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। आज से 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से अगले 6 दिन तक कई राज्यों में तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बिजली के साथ भारी वर्षा हो सकती है। केरल और कोंकण गोवा में 18 से 21 जून के बीच लगातार बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी 21 जून तक तेज वर्षा का अनुमान है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर रोजगार मेला। दिल्ली में 19 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर बड़ा रोजगार मेला लगाया जाएगा। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस मेले में 100 से अधिक निजी कंपनियां भाग लेंगी। कांग्रेस का दावा है कि इस आयोजन से 5000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी रोजगार के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। हर कांग्रेस ब्लॉक में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। युवाओं से अपील है कि जल्द से जल्द पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठाएं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अवकाश में शिक्षकों को न बुलाने की मांग। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अवकाश में स्कूल बुलाए जाने पर एमएलसी ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि जब स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश 30 जून तक बढ़ाया गया है तो शिक्षकों को स्कूल में बुलाना अनुचित है। पत्र में भीषण गर्मी का हवाला देते हुए शिक्षकों को घर से काम करने की अनुमति देने की मांग की गई है। शिक्षकों ने तबादला नीति पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि केवल 15 जिलों में ही आवेदन की अनुमति दी गई है। बाकी 60 जिलों के शिक्षक वंचित रह गए हैं। इससे कई गंभीर बीमार या विवाहित शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री से सभी जिलों के लिए आवेदन खोलने की अपील की गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। एमएसपी पर पहली बार मक्का खरीदेगी योगी सरकार। यूपी सरकार ने किसानों से पहली बार एमएसपी पर मक्का खरीदने का फैसला किया है। ये खरीद 15 जून से शुरू हो गई है और 31 जुलाई तक चलेगी। किसानों को 2225 रुपये प्रति क्विंटल की दर मिलेगी। इसके लिए किसानों को यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप या एफसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। खरीद के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक केंद्र खुले रहेंगे। भुगतान आधार लिंक बैंक खातों में पीएफएमएस प्रणाली से सीधे किया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर और जिला विपणन अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अमेठी की बेटी बनी महिला कांस्टेबल। अमेठी के चकडोमा गांव की वर्षा यादव ने यूपी पुलिस में महिला कांस्टेबल बनकर पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। वर्षा के पिता लखनऊ में मजदूरी करते हैं और उनके दादा किसान हैं। इस सफलता की खबर से परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के प्रधान ने मिठाई खिलाकर और अंगवस्त्र भेंट कर वर्षा का सम्मान किया। समाज सेवी, शिक्षक और पत्रकारों ने भी वर्षा को बधाइयां दी। ये सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में आकाशीय बिजली का कहर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है दोस्तों। बीते 24 घंटों में अलग अलग जिलों में कुल 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 सदस्य इस आपदा में जिंदा जल गए। जौनपुर में 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 सगे भाई शामिल थे। गोरखपुर में आम बीनते वक्त बच्ची की जान गई, 2 अन्य झुलसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा पर गहरा दुख जताते हुए अफसरों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कानपुर बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का हब। योगी सरकार का बड़ा कदम। अब कानपुर को बनाया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का केंद्र। भीमसेन के पास 500 एकड़ में 700 करोड़ रुपए से ईवी पार्क की नींव रखी जा रही है। इसमें बैटरी, चार्जर, मोटर और अन्य ईवी कंपोनेंट्स के उत्पादन की व्यवस्था होगी। ये पार्क पीपीपी मॉडल पर बनेगा, जिससे निजी निवेश भी आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण भी संरक्षित होगा। ये परियोजना प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और ग्लोबल ईवी मैप पर लाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के साथ ये पार्क कानपुर को औद्योगिक राजधानी की ओर अग्रसर करेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भरी गर्मी में भी ऊर्जा से भरे दिखे अमित शाह और नव आरक्षी। लखनऊ में पंडाल के नीचे बैठे 60,000 से ज्यादा नव आरक्षियों में जोश की लहर देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से युवाओं को भारत माता की जय के नारे लगवाकर माहौल जोशीला बना दिया। शाह ने इन्हें मित्र कहकर संबोधित किया और सुशासन में भागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने ये संदेश भी दे दिया कि केंद्र और राज्य में तालमेल पूरी तरह मजबूत है। शाह ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की तारीफ कर विपक्ष को करारा जवाब दिया।
उन्होंने नए कानूनों के क्रियान्वयन और वैज्ञानिक तरीकों की ओर भी इशारा किया। इस समारोह ने न केवल पुलिस को नई ऊर्जा दी बल्कि सत्ता की एकता भी दर्शाई। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनी युवाओं की तरक्की की राह। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब नौकरी नहीं, खुद का व्यवसाय करने का हौसला दे रही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। बरई गांव में सुरेश पटेल को योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद मिली, जिससे उन्होंने इंटरलॉकिंग ईंट का कारखाना शुरू किया। इससे अब वे खुद तो आत्मनिर्भर बने ही, गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। बीडीओ प्रवीण श्रीवास्तव ने उद्घाटन कर युवाओं को इस योजना से जुड़ने की प्रेरणा दी। इस योजना से प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग खड़े हो रहे हैं। अब युवा खुद उद्यमी बनकर दूसरों का भविष्य भी रोशन कर रहे हैं। ये योजना सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत बना रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मोदी सरकार ने विदेशों में ऊंचा किया भारत का मान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव भूरा में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया, जहां केंद्र की उपलब्धियों का गुणगान हुआ। भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री मृगांका सिंह ने बताया कि महिलाओं को बराबरी और सम्मान दिलाने में इस सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और देश के विकास कार्यों पर गर्व महसूस किया। कंडेला मंडलाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह की अध्यक्षता और प्रमोद चौहान के संचालन में सभा पूरी गरिमा के साथ हुई। गांव एटी के विद्यालय में भी इसी विषय पर सभा रखी गई, जहां देश विदेश की सफलताओं पर चर्चा हुई। यह आयोजन साफ दर्शाता है कि जनता मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को पहचान रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। भारत ने नेपाल को तोहफे में दी 40 एम्बुलेंस। भारत सरकार ने नेपाल के 33 जिलों को कुल 40 एम्बुलेंस उपहार में दी है, जो दोनों देशों की दोस्ती को नई मजबूती देती है। काठमांडू, वीरगंज, पोखरा और धरान में एक साथ हुए समारोह में भारतीय प्रतिनिधियों ने वाहन सौंपे। काठमांडू में 22 एम्बुलेंस सौंपी गई, जबकि बीरगंज और पोखरा में 7-7 और धरान में 4 एम्बुलेंस प्रदान की गई। भारतीय राजनयिकों ने बताया कि यह पहल भारत नेपाल विकास साझेदारी का जीवंत प्रमाण है। ये सहायता नेपाल की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने का काम करेगी। ये भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो वर्षों से कायम है। ऐसे कदम भविष्य की मित्रता और सहयोग की राह को और भी उज्जवल बनाते हैं। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। जनगणना की प्रक्रिया शुरू, मार्च 2027 तक होंगे आंकड़े तैयार। जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी की जाएगी। देश की जनसंख्या, सामाजिक स्थिति और आर्थिक पहलुओं का आकलन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा किया जाएगा। इस बार जातिगत जनगणना भी साथ में की जा रही है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक पहल होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मौसम के कारण पहले ही जनगणना पूरी की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी, जिस वजह से अब अगले आंकड़े 2035 में आएंगे। ये पूरी प्रक्रिया देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूती देने वाली साबित होगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। प्रयागराज से कश्मीर तक सीधी ट्रेन की तैयारी। अब प्रयागराज से लोग सीधे ट्रेन से कश्मीर घाटी की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। रेलवे ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। सूबेदारगंज से चलने वाली उधमपुर एक्सप्रेस को श्रीनगर तक बढ़ाने की योजना पर मंथन चल रहा है। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड के बीच चर्चा हो रही है। साथ ही एक और रेक की जरूरत भी बताई गई है। ये ट्रेन अभी सप्ताह में 2 दिन चलती है, लेकिन विस्तार के बाद इसकी समय सारिणी भी बदली जाएगी। प्रस्ताव है कि यह ट्रेन दोपहर 3 बजे चले और अगले दिन श्रीनगर शाम 4 बजे पहुंचे। वापसी में सुबह 10 बजे श्रीनगर से चलेगी और अगले दिन सुबह 11:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी। ये संपर्क पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को नई रफ्तार देने वाला साबित हो सकता है। अब आगे